परिवार और मित्रों की हमारी आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे हमारे सबसे नजदीकी लोग होते हैं और उनके साथ बिताया गया समय हमारी सोच, व्यवहार और आदतों को प्रभावित करता है। इसीलिए आज मैं इस एपिसोड में नियम 9 को समझाने वाला हूँ कि आखिर कैसे आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका होती है। मैं आपसे इस वीडियो में बिल्कुल भी यह नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखकर आप में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, मगर हाँ, इतनी तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आपको कहीं न कहीं मदद जरूर मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, या इसे आप देख भी सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। अभी हम समझेंगे नियम 9 को, जिसका विषय है आपकी आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। ऑथर कहते हैं कि हंगरी के लाजलो पोलगर ने 1965 में क्लारा नामक महिला को कई विचित्र पत्र लिखे। लाजलो कड़े परिश्रम में विश्वास रखते थे। वास्तव में वे सिर्फ इसी में विश्वास रखते थे और उन्होंने जन्मजात प्रतिभा का विचार ही ठुकरा दिया था। उनका दावा था कि सतत अभ्यास और अच्छी आदतों के विकास से कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जीनियस बन सकता है। उनका मंत्र था, जीनियस पैदा नहीं होता बल्कि उसे शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है। लाजलो का अपने विचार में इतना विश्वास था कि उन्होंने इसका अपनी ही संतानों पर परीक्षण करना चाहा और उन्होंने इसी सिलसिले में क्लारा को पत्र भी लिखे। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी ऐसी हो जो सीधे उनके विचार से सहमत हो। क्लारा टीचर थी, वे अपने विचारों को लेकर इतनी अड़ियल नहीं रही होंगी जितने लाजलो थे, लेकिन वे भी यह मानती थी कि उचित निर्देशन से कोई भी अपने कौशल में इजाफा कर सकता है। लाजलो ने तय किया कि शतरंज प्रयोग के लिए उपयुक्त क्षेत्र रहेगा और उन्होंने अपने बच्चे को शतरंज का महारथी बनाने के हिसाब से पालने की योजना बनाई। बच्चे को घर में ही स्कूल की शिक्षा दी जाएगी, जिसे उस समय हंगरी में दुर्लभ माना जाता था। घर शतरंज की किताबों और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा होगा। बच्चे एक दूसरे के खिलाफ लगातार खेलते रहेंगे और सर्वश्रेष्ठ टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। परिवार हर उस प्रतियोगिता के टूर्नामेंट इतिहास का सावधानी पूर्वक हिसाब रखेगा जिसका सामना बच्चों ने किया होगा, अर्थात उनका जीवन शतरंज के लिए समर्पित होगा। लाजलो ने क्लारा से विवाह किया और कुछ ही वर्षों में दंपति 3 बेटियां सुसान, सोफिया और जूडिथ के माता पिता बने। सुसान सबसे बड़ी थी और उसने 4 वर्ष की आयु से ही शतरंज खेलना शुरू कर दिया। 6 माह में वह बड़ों को भी हराने लगी। सोफिया उससे छोटी थी। 14 वर्ष की आयु में वह विश्व चैंपियन बन गई और कुछ ही वर्ष बाद वह ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। जूडिथ सबसे छोटी और सर्वश्रेष्ठ थी। 5 वर्ष की आयु में ही वह पिता को हराने लगी थी। 12 वर्ष की आयु में दुनिया के शीर्ष 100 खिलाड़ियों में से सबसे कम आयु की खिलाड़ी जूडिथ ही थी। 15 वर्ष 4 माह की आयु में वह सबसे छोटी ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी। वह अब तक के सबसे कम आयु के रिकॉर्ड धारक ग्रैंड मास्टर बॉबी फिशर से भी छोटी थी। 27 वर्ष तक वह दुनिया की सबसे पहले नंबर की महिला शतरंज खिलाड़ी रही। पोलगर बहनों का बचपन बहुत असामान्य तरह का था। फिर भी यदि आप उनसे पूछेंगे तो वे दावा करेंगी कि उनकी जीवन शैली बहुत आकर्षक ही नहीं बल्कि सुखद भी थी। अनेक इंटरव्यू में इन बहनों का कहना था कि उनका बचपन दुष्कर होने की बजाय मनोरंजन से भरा था। उन्हें शतरंज खेलना अच्छा लगता था और इससे उनका मन भी नहीं भरता था। एक बार लाजलो ने मध्य रात्रि में सोफिया को बाथरूम में खेलते हुए देखा। पिता ने उससे कहा, सोने जाओ सोफिया, इन मोहरों को अकेले रहने दो। इस पर सोफिया ने यह जवाब दिया, डैडी ये मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। पोलगर बहनें उस वातावरण में पड़ी बली जहाँ पर किसी भी अन्य बात की तुलना में शतरंज को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इसके लिए उनकी प्रशंसा होती थी और पुरस्कार भी मिलते थे। उनकी दुनिया में शतरंज की धुन होना समान था और जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी आदत हमारे संस्कृत में समान होती है उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षक व्यवहार के तौर पर आप देखते हैं। इस बात पर यह साफ हो जाता है कि आप जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वह कहीं न कहीं आपको मदद जरूर कर रहा है और आपके लिए कई चीजें सरल कर रहा है। यह बात इस ऑडियो बुक पर भी लागू होती है। तो अभी हमने यह जाना कि कैसे माता पिता और आपका आसपास का वातावरण आपको प्रभावित करता है। अब हम यह जानेंगे कि कैसे सामाजिक मानकों का मोहक खिंचाव प्रभावित करता है। लेखक कहते हैं कि इंसान झुंड में रहने वाला जीव है। हम दूसरों के साथ रहना और उनके साथ बंधन बनाना पसंद करते हैं ताकि उनका सम्मान और स्वीकृति पा सकें। यह स्वभाव हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। हमारे पूर्वज भी जनजातियों में रहते थे और कबीले से अलग हो जाना या बाहर निकाल दिया जाना उनके लिए मौत के बराबर था। आप इसका एक उदाहरण भेड़िए से ले सकते हैं। भेड़िया हमेशा झुंड में रहता है, लेकिन अगर वह अलग हो जाए तो अकेला भेड़िया मारा जाता है। हम अपनी पुरानी आदतों का चयन नहीं करते, हम उनकी नकल करते हैं। हम उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो हमारे आदतों और परिवारों, हमारे चर्च या स्कूल, हमारे स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज द्वारा सौंपी गई होती है। इन संस्कृतियों और समूहों में से प्रत्येक अपनी अपेक्षाओं और अपने मानकों के साथ आता है। कब शादी करनी है या नहीं करनी है, कितने बच्चे होने चाहिए, कौन सी छुट्टियां मनानी है, अपने बच्चे के जन्मदिन उत्सव पर कितना पैसा खर्च करना है,
कई मायनों में ये सामाजिक मानदंड अदृश्य नियम है जो प्रत्येक दिन आपके व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। आप हमेशा उन्हें दिमाग में बनाए रहते हैं, भले ही वे आपके दिमाग के शीर्ष पर ना हो। अक्सर आप अपनी संस्कृति की आदतों का बिना सोचे समझे, बिना कोई सवाल किए और कभी कभी याद किए बिना ही अनुसरण करते हैं। आप इसे अपने आस पड़ोस में भी देख सकते हैं। कई लोग जब कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसे इतना बढ़ा चढ़ा कर करना चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें शाबाशी दें कि वाह आपने कितना बढ़िया शानदार प्रोग्राम किया है। कुछ लोग इस पर कह सकते हैं भाई जिनके पास है वे दिखाएंगे ही, मगर उनको भी यह बात पता होनी चाहिए कि वे जो भी कह रहे हैं वह अपने से नहीं बल्कि समाज से प्रभावित होकर ही कह रहे हैं। और यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति आप और मैं सब प्रभावित है। ज्यादातर समय समूह के साथ जाने पर बोझ एहसास नहीं होता, बल्कि हर कोई समूह के अनुसार बनना चाहता है। यदि आप एक ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जिसमें आपको शतरंज कौशल के लिए पुरस्कार दिया जाता है तो आपको शतरंज खेलना बहुत पसंद आने वाली बात होगी। अगर आप ऐसे नौकरी में काम करते हैं जहां हर कोई महंगे सूट पहनता है तो आप भी दिखावा करना चाहेंगे। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई साधु महात्मा कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो वह जंगलों में जाता है, क्योंकि वहाँ उसे कोई भी समाज प्रभावित नहीं करता। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम जंगल में चले जाएं? बिल्कुल नहीं। आगे इस वीडियो में बने रहिए, आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि आप कैसे प्रभावित होने से बच सकते हैं। ऑथर बीच में कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं इस पुस्तक में गेम ऑफ थ्रोन्स के संदर्भ जोड़ सका। आपको अगर इस वीडियो में कहीं भी यह संदर्भ मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने यह गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी है। अब आगे लेखक कहते हैं हम आमतौर पर 3 समूहों की आदतों का नकल करते हैं। पहला, करीबी लोग जिनके साथ हम रोजाना समय बिताते हैं। दूसरा, बड़ा समूह, समाज या समुदाय जिसका हम हिस्सा है। तीसरा, ताकतवर लोग, वे लोग जिन्हें हम सफल या प्रभावशाली मानते हैं। हर समूह आपको यह मौका देता है कि आप अपनी आदतों को बदलने के लिए दूसरे नियम का फायदा उठाएं और उन्हें और भी आकर्षक बना लें। इन समूहों की आदतें अपनाकर आप अपने व्यवहार को आसानी से बदल सकते हैं। पहला, करीबी लोग। हमारे आसपास के लोग हमारे व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। हम अनजाने में ही उनकी आदतों को अपनाते हैं, जैसे माता पिता की सोचने की शैली, दोस्तों की आदतें या जीवन साथी की दिनचर्या। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आप भी उसकी कोशिश कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अगर किसी दोस्त का वजन बढ़ता है तो आपके मोटे होने की संभावना 57% तक बढ़ जाती है। इसी तरह अगर कोई जीवन साथी वजन कम करता है तो दूसरे साथी का वजन भी 1/3 मामलों में कम हो जाता है। समानता, जितने करीब हम किसी के होते हैं उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि हम उनकी आदतों को अपनाएंगे। क्या आपका भी मन एस्ट्रोनॉट बनने का है? तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। जब अंतरिक्ष यात्री माइक मैसीमिनो MIT में स्नातक छात्र थे तो उन्होंने एक छोटी सी रोबोटिक्स की क्लास ली थी। कक्षा के 10 लोगों में से 4 अंतरिक्ष यात्री बन गए। यदि आपका लक्ष्य अंतरिक्ष में जाने का था तो वह कमरा सबसे अच्छी संस्कृति था जिसकी तलाश आप कर सकते थे। इसी तरह एक अध्ययन में पाया गया कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ ऊंचा है तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा। बेहतर आदतें बनाने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक यह है कि आप उस संस्कृति में शामिल हों जहां वह आदतें समान हों जो आप अपनाना चाहते हैं। जब आप दूसरों को उन आदतों को हर दिन करते हुए देखते हैं तो नई आदतें हासिल करना आसान हो जाता है। यदि आप फिट लोगों के साथ हैं तो व्यायाम को स्वाभाविक माना जाता है। यदि आप जैज प्रेमियों के बीच हैं तो आप इसे स्वाभाविक रूप से अपनाएंगे। आपकी संस्कृति ही आपके लिए सामान्य को परिभाषित करती है। खुद के चारों ओर उन लोगों का साथ ले जिनकी आदतें उन विशेषताओं को दर्शाती हैं जो आप विकसित करना चाहते हैं, और आप खुद को सफलता की ओर ले जाएंगे। अपनी आदतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप इस रणनीति को एक कदम आगे ले जा सकती हैं। ऐसी संस्कृति से जुड़ें जहां पहला आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो, दूसरा आपके और उस समूह के बीच पहले से कुछ बातें समान हो। इसका उदाहरण देते हुए ऑथर कहते हैं न्यूयॉर्क शहर के उद्यमी स्टीव कॉम्ब एक कंपनी चलाते हैं जो नॉर्ड फिटनेस के नाम से पहचानी जाती है। यह कंपनी नॉर्ड मिसफिट और म्यूटेंट लोगों की मदद वजन घटाने में करती है ताकि वे सुदृढ़ और स्वस्थ रहें। उनके ग्राहकों में वीडियो गेम्स के प्रेमी, फिल्मों के दीवाने और औसत सामान्य आदमी शामिल हैं जो शरीर को सही आकार में करना चाहते हैं। कई लोग जब पहली बार जिम जाते हैं या आहार बदलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप पहले से ही समूह के अन्य सदस्यों के समान हैं तो बदलाव अधिक आकर्षक हो जाता है, क्योंकि यह इस तरह महसूस होता है जिसे आप जैसे लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। किसी वर्ग से जुड़ने पर प्रेरणा जितनी बरकरार रहती है उतनी कहीं नहीं रहती। यह निजी खोज को साझा खोज में बदल देती है। पहले आप एकल थे, यानी अकेले थे। आपकी पहचान व्यक्तिगत थी। आप पाठक हैं, संगीतकार हैं, एथलीट हैं। लेकिन जब आप किसी बुक क्लब, बैंड या साइकिलिंग समूह से जुड़ते हैं तो आपकी पहचान उन समूहों के सदस्यों से जुड़ जाती है। इससे आपकी व्यक्तिगत पहचान मजबूत होती है। यही कारण है कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के बाद भी अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए समूह का हिस्सा बना रहना महत्वपूर्ण होता है।
मित्रता और समुदाय नई पहचान स्थापित करते हैं और व्यवहार को दीर्घकालीन बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा, बड़ा समूह। लेखक कहते हैं कि 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक सोलोमन एस ने सिलसिलेवार अनेक प्रयोग किए थे, जिन्हें अब हर साल अंडरग्रेजुएट्स को सिखाया जाता है। प्रत्येक प्रयोग में सब्जेक्ट्स एक अज्ञात समूह के साथ प्रवेश करते थे। उन्हें उस समूह में अन्य प्रतियोगी भी दिखाई देते थे जिन्हें शोधकर्ता द्वारा लगाया गया था, और इन शोधकर्ता के द्वारा लगाए गए प्रतियोगियों को गलत जवाब देने के लिए कहा गया था। इसमें एक कार्ड पर एक लाइन थी और दूसरे कार्ड पर कई लाइनों का समूह था, जैसे A, B, C। ये तीनों लाइन छोटी बड़ी थी। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे कार्ड पर वह लाइन चुनने के लिए कहा गया था जो पहले कार्ड की लाइन की लंबाई के समान थी। यह एक बहुत ही सरल कार्य था। पहले कार्ड पर लाइन की लंबाई बाएं स्पष्ट रूप से लाइन C के समान थी, लेकिन जब अभिनेताओं का समूह दावा करता कि यह एक अलग लंबाई है, तो सब्जेक्ट अक्सर अपना मन बदल लेते थे और अपनी आंखों पर विश्वास करने के बजाय भीड़ के साथ जाना पसंद करते थे और गलत उत्तर को सही मानने लगते थे। सब्जेक्ट जो छल से अभिज्ञ रहते थे वे तुरंत हतप्रभ रह जाते थे। उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थी, वे अपने आप पर हंस पड़ते थे। वे अन्य प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं की दोबारा जांच करते थे। उनकी व्याकुलता बढ़ जाती थी। जब एक के बाद एक दूसरे भी वही गलत प्रतिक्रिया देते, जल्दी सब्जेक्ट अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते थे। आखिरकार वे भी इसका सही जवाब देते थे जो उनका दिल जानता था कि वह गलत है। आपने कभी न कभी इसका अनुभव अपने स्कूल में तो किया ही होगा। एस ने कई बार और कई अलग अलग तरीकों से इस प्रयोग को किया। उन्होंने जो खोजा वह यह था कि जैसे जैसे अभिनेताओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही सब्जेक्ट की समानता भी बढ़ती गई। यदि सिर्फ सब्जेक्ट और एक अभिनेता था, तब व्यक्ति की पसंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने बस मान लिया कि वे एक डमी के साथ कमरे में थे। जब दो अभिनेता सब्जेक्ट के साथ कमरे में थे, तब भी बहुत कम प्रभाव पड़ा। लेकिन जब लोगों के तौर पर अभिनेताओं की संख्या 3, 4 से लेकर 8 तक बढ़ा दी गई, तो सब्जेक्ट के स्वयं दोबारा अनुमान लगाने की अधिक संभावना बन गई। प्रयोग के अंत तक लगभग 75% सब्जेक्ट समूह के साथ सहमत हो गए थे, भले ही उनका उत्तर स्पष्ट रूप से गलत था। इस सब से एक बात साफ होती है, जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह को चुनौती देना होता है, तो बदलाव आकर्षणहीन हो सकता है। लेकिन जब आदतों को बदलने का अर्थ समूह के साथ ढलना है, तो बदलाव बेहद आकर्षक होता है। तीसरा, ताकतवर लोग। ऑथर कहते हैं, हर स्थान पर मानव शक्ति, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। हम अपने खिताबों में अध्यक्ष या पार्टनर्स दर्ज करना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति व्यर्थ जरूर लग सकती है, लेकिन यह स्मार्ट प्रयास है। ऐतिहासिक रूप से भी देखें तो जिस व्यक्ति के पास अधिक शक्ति और सामाजिक स्तर होता है, वह कई संसाधन प्राप्त कर लेता है। वह जीवित रहने की चिंता कम करता है और आकर्षक साथी साबित होता है। हम ऐसे व्यवहारों के प्रति आकर्षित होते हैं जो हमें सम्मान, सहमति, प्रशंसा और सामाजिक स्तर प्रदान करते हैं। हम जिम में ऐसे होना चाहते हैं जिसकी मांसपेशियों में बल हो, ऐसे संगीतकार होना चाहते हैं जो जटिल से जटिल चीजें बजा सके, या ऐसे अभिभावक होना चाहते हैं जिनके बच्चे खूब उपलब्धियां हासिल करें। यही बातें हमें भीड़ से अलग करती हैं। एक बार अगर हम समूह के समान साबित हो जाएं, तो फिर हम भीड़ से अलग रहने के लिए तरीके खोजने लगते हैं। यह एक बड़ा कारण है जिससे हम अधिक प्रभावी लोगों की आदतों पर गौर करते हैं। सफल लोगों के व्यवहार का हम अनुपालन करने लगते हैं, क्योंकि हमारी भी सफल होने की आकांक्षा रहती है। जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, उनकी आदतों को हम दैनिक आदतों में शामिल करते हैं। आप अपनी इंडस्ट्री में सर्वाधिक सफल कंपनियों की बाजार रणनीति का अनुसरण करते हैं, अपने पसंदीदा बेकर की रेसिपी को बनाते हैं, आप पसंदीदा लेखक की कहानी कहने की शैली को अपना लेते हैं। जिस तरह से आपके अधिकारी बात करते हैं, आप उनके समान ही बात करने लगते हैं और हम उनकी शैली को भी अपनाते हैं, भले ही हम उनसे ईर्ष्या क्यों न करते हों। इसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि उच्च सामाजिक दर्जे के लोगों को सबकी प्रशंसा, सम्मान और सहमति मिलती है। इसी तरह यदि व्यवहार को सहमति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है, तो वह हमें आकर्षक लगता है। जैसे हम उस व्यवहार को नहीं अपनाते जो हमारे सामाजिक स्तर को घटा सकता है। हम अपने बगीचे की घास काटते हैं और बाड़े को भी ठीक करते हैं, क्योंकि हम आस पड़ोस में कीचड़ का स्थान नहीं बनाना चाहते। जब हमारी माँ आने वाली होती है तो हम घर साफ करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में किसी प्रकार का निष्कर्ष निकाले। हम लगातार सोचते हैं दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, और अपना व्यवहार इसी के आधार पर परिवर्तित करते रहते हैं। शतरंज की असाधारण प्रतिभाओं में शुमार पोलगर बहनों का उल्लेख इस अध्याय के आरंभ में किया गया था। वे जोरदार और लंबे समय तक बने रहने वाले सामाजिक प्रभाव की साक्ष्य हैं। इन बहनों ने कई घंटों तक हर दिन शतरंज की प्रैक्टिस की और दशकों तक अपना प्रभाव छोड़ा। ये आदतें और व्यवहार समान रूप से इसलिए आकर्षक बने रहे क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति में सम्मान मिला था। उन्हें अपने माता पिता की प्रशंसा से लेकर ग्रैंड मास्टर बनने जैसी उपलब्धियों की वजह से उन्हें अपने प्रयास सतत रखने की कई प्रेरक तत्व मिल गए। अब अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मैंने जो आपको नियम बताए वह अपने अनुसार अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि आप किसी के सुझाव का इंतजार करते हैं तो आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। सुझाव का इस्तेमाल तभी करें जब आप सुझाव ढूंढ ना पाएं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है कि ज्ञान मिलने के बाद आप अपना सुझाव न ढूंढ पाएं। अब अंत में अध्याय का सार कहता है कि जिस संस्कृति में हम रहते हैं वह यह तय करती है कि कौन सा व्यवहार हमारे लिए आकर्षक होगा।
और हम अपनी संस्कृति की उन आदतों को अपनाते हैं जो प्रशंसनीय होती हैं और जिन पर सभी की सहमति होती है, क्योंकि हम अपने समूह में शामिल होना चाहते हैं। और हम 3 सामाजिक समूहों की आदतों का अनुसरण करते हैं। पहला, करीबी लोग जैसे परिवार और दोस्त। दूसरा, बड़े लोग जैसे समुदाय या जाति। और तीसरा, प्रभावशाली लोग जैसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति। और बेहतर आदतें बनाने के लिए एक प्रभावी तरीका यह है कि हम ऐसी संस्कृति से जुड़ जाएं जहां आपका इच्छित व्यवहार समान हो और समूह के साथ आपकी कुछ समानताएं हों। कभी कभी एक समूह या जाति का सामान्य व्यवहार हमारे इच्छित व्यवहार पर हावी हो जाता है। भले ही हम सही हों, लेकिन भीड़ के साथ चलने पर हम अक्सर गलत हो जाते हैं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति व्यवहार को स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा मिलती है तो वह हमें अधिक आकर्षक लगता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो फिर अगली बार के लिए तैयार रहें। हम ऐसे ही एक और वीडियो लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करें कि आपको आज की वीडियो में कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हमेशा सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज वी बुक विथ मी।